Hello everyone, welcome back to another video of TCS and Creative series. इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपना कवर करेंगे वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी इन द मीन्स जो भी हमारे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो हमारे बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे मोर देन 100 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे अपने इस पीडीएफ में रखे हुए हैं। इस पीडीएफ में रखने के मतलब क्या है, क्या आपको इससे हेल्प होगा वो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है किस टाइप का आपका पीडीएफ है। पूरे जो आपके एनक्यूटी का लेवल होगा उस टाइप का इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक चीज़, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा इसका लॉजिकल अप्रोच, मतलब कि कैसे क्या अप्रोच कर रखना है, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो कैसे सॉल्व करना है, और अगर आ रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, सारे हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपने कवर कर रखे हैं। ऑल्सो यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट आपको दिख रहा होगा और एक फ्यूचर, ये हमारे टेंस है, इसको हम रिकॉल करेंगे। ये हमने चार्ट बोला था प्रोवाइड करने के लिए, बट इस वाले वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे। उसके बाद हम अपना एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तीन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट शॉर्ट, तो इसको हमें अच्छे से कवर करना है। इस पीडीएफ से होगा क्या और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका जो वन शॉट वीडियो है ये, और इसमें हमने 100 प्लस, मतलब कि अप्रॉक्स आपको 120 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। These question will be enough for crack any type of verbal ability questions of any exam. Like अगर TCS के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो TCS के लिए तो फायदा है ही। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम किसी में भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट इज इनफ और मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल। हमारे टेंसेस कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसमें हमें ब्रीफ में नहीं जाना, मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाना, हमें ब्रीफ में पढ़ना है और उसके बाद हमारा टेंसेस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो है क्या, सिंपल प्रेजेंट, पहले हमारा देखो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, इसके भी हमारे कितने टाइप होते हैं? इसके हमारे 4 टाइप होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? सिंपल। दूसरा हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। तीसरा हमारा परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमें इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसके कुछ रूल्स हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रहेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट। अगर हमारा इसमें एस या एस लग जाता है तो हमारा प्लूरल हो जाता है, ये आपको पता ही है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, एम और आर लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस आप देखोगे उसमें इज, एम, आर लगेगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज वर्ब लगता है, और जब हमारा फ्यूचर होता है उसमें विल और शैल के साथ बी लगता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सो एक ही साथ हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के तीनों फॉर्म को यहाँ पे रिवाइज कर लिया, उसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और हैड का कहाँ पे यूज होता है वो पता होना चाहिए, और हैज का कहाँ यूज होता है, हैव का कहाँ यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों का यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें आईएनजी लगेगा, और उसके बाद इज, एम, आर, ये आपका हेल्प में पता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि ऑलरेडी काम हो चुका है। अभी अभी हम एग्जाम्पल में आएंगे, बट यहाँ पे कैसे इसका फॉर्म करना है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, वर्ब सिंगुलर पुलर के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, और ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों से मिलकर ये बना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, आईएनजी वाला भी यूज होगा और हैज हैव भी यूज होगा। तो इन दोनों को हम समराइज, यानी कि उस दोनों को हम कंबाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी, यहाँ पे क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। परफेक्ट में बीन लग जाएगा। देखो, जहां जहां परफेक्ट आएगा वहां वहां आपका बीन लगेगा। ठीक है, देख लो, तो ये चीजें यहाँ पे कॉमन है। तो इस तरह से आपको एक माइंड मैपिंग करनी है अपनी एग्जाम से पहले, कि आपको तैयार करना है, ताकि आपकी जब सॉल्व करोगे आप इसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, तो आपको वहाँ पे क्या हेल्प हो जाएगी कि आपको ये पता होगा कि इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स फर्स्ट, तो इसलिए मैंने इसको पहले रखा है। तो वर्ब पे एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। सो इफ यू नो इट तो यहाँ पे कमेंट कर दो, और वहाँ पे आप सबको हेल्प हो जाएगी। सिंस का कहाँ पे यूज होता है और फॉर का कहाँ पे यूज होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल क्या है, शी ड्राइव्स अ कार। ठीक है, शी ड्राइव्स अ कार। सो ये सिंपल प्रेजेंट, ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट। शी गोज टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, ड्राइविंग, गोइंग। यहाँ पे क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। अगर प्लूरल होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, आर,
और यहाँ पे अगर मैं खुद के लिए बात करता तो यहाँ पे आई के साथ एम लग जाता, सिंपल। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिवन। और हैज हैव का क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे हैज हैव लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और गॉन यहाँ पे क्या हो जाता है, गोइंग का मतलब गो का थर्ड फॉर्म गोन। सिंपल यहाँ पे क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमारा हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा और आईएनजी फॉर्म, तो शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार, ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली यहाँ पे हमारा पास्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर यहाँ पे लग जाएगा, जैसे वहाँ पे इज एम आर लग रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, वर हमारा लगेगा प्लूरल के साथ और वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब फॉर्म की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में याद रखो यहाँ पे हैड का ही यूज होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट में आपको बोलना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड, ये दोनों साथ में आएंगे। और यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वहाँ पे हैड बीन और आईएनजी फॉर्म आएगी, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंस फॉर आपको पता ही है कहाँ पे यूज होता है, ठीक। और अगर अभी तक आपने नहीं बताया सिंस फॉर नहीं पता, तो सिंस हमारा होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर मतलब कि एकदम एग्जैक्ट टाइम आपको पता है, अगर सिंस 1990। अगर आपको पता है कि एक ड्यूरेशन पता है फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आपका फॉर लगता है, मतलब आपका ड्यूरेशन किसी कोई टाइम का ड्यूरेशन हो तो वहाँ पे फॉर, और कोई अगर स्पेसिफिक टाइम पता हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सिंस। तो ये होता है हमारा सिंस और फॉर का यूज। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप खुद से देख लेना, शी एक मैं बता दे रहा हूँ, शी ड्रोव अ कार, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल पास्ट। और कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, शी वॉज ड्राइविंग अ कार। और परफेक्ट में क्या हो जाएगा, शी हैड ड्रिवन अ कार, यहाँ पे वर्ब की कौन सी आ गई फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस में शी हैड बीन ड्राइविंग अ कार। अब आते हैं यहाँ पे फ्यूचर पे, तो देखो फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, यहाँ पे विल और शैल का यूज होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईजी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे हम हैड का यूज इसलिए नहीं करते बिकॉज कहाँ पे गया ये, यहाँ पे हैड का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्यूचर में हमें कोई पता नहीं होता कि एकदम हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम हैव का यूज करते हैं। सो विल यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट विल शेल प्लस हैव की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव ड्रिवन अ कार, यहाँ पे देखो उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो ये आपको यहाँ पे इतना रिमाइंड रखना है। सो अभी तक हमने कवर कर लिया अपना पूरा टेंस। तो टेंस कवर होने के बाद अभी हमें क्या देखना है, इसको फिर से आप मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन जस्ट वॉच इट आउट। और यहाँ पे आपको ये पूरा मतलब समराइज वे में है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, बस इतना, बस आपको ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अच्छे से इसको समझना है, और इसमें माइंड मैपिंग करनी है कि इसमें क्या चीज़ें कॉमन है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव, यहाँ पे मैंने रूल अब नहीं दिया है। रूल इसलिए नहीं दिया बिकॉज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में करते क्या है, प्रेजेंट टेंस जो मतलब सिंपल प्रेजेंट होता है उसको हम सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, ठीक। तो अब हमें ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या हमें चेंजेस करने हैं, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमें उतना उसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हमको अगर एग्जाम्पल भी दिया रहे या फिर एग्जाम में भी जब भी आए तो आई लाइक आइसक्रीम, अगर इसका हमें पैसिव वॉइस पूछ लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट में है। इसको हमें किस में बदलना होगा, पास्ट में। लाइक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक। अब हमें ये ऑप्शन में एलिमिनेट करना है कि जहाँ पे लाइक नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट किया, हमारा वहां से एक्यूरेसी बढ़ गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट से पहले हमारा बाय लग जाता है। सो देखो, बाय मी, बाय हर, बाय हिम, बाय बाय। सो जब भी पैसिव वॉइस में करोगे चेंज तो ये सारी ट्रिक्स हैं, इसको याद कर लो, समझ लो। बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय आपका लगना ही लगना है, पैसिव वॉइस में बिना बाय के नहीं होगा काम, ठीक। तो जहां भी बाय नहीं है सबसे पहले बाय चेक करना, बाय नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक। देख लिया, सारे एग्जाम्पल में बाय आपका लगेगा लगेगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू एलिमिनेट फर्स्ट, कि आपको जो ऑप्शंस नहीं मतलब आंसर देंगे उनको तो पहले ही हटा देना, उनको देखना ही नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपको हटा देना है वो चीज़। उसके बाद जो आपको देखना है सेंटेंस में जो जो चीज़ें हैं उसको चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना आपको। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारे हमारे टेंसेस है। और इन्फिनिटिव और मॉडल्स यहाँ पे क्या है, आई हैव गो टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, द स्कूल हैज टू बी गॉन बाय मी, ठीक है।
ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, इस वाले से मतलब थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस अगर बनने होंगे तो इससे बनेंगे, इन 2 पॉइंट से। मॉडल्स क्या होते हैं, आई शुड गो टू द बाजार, तो द बाजार शुड बी वेंट बाय हिम, वेंट बाय मी। तो यहाँ पे देखो गॉन वेंट, यहाँ पे तो क्या होगा, गो का हमारा क्या हो गया, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी है, बस यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ गई, बट ये यहाँ पे पूछेगा नहीं टीसीएस में। अगर बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन हो तो पूछ भी सकता है, बट अब आप जानते हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट, विल कैन मे मस्ट हैव टू। अब देखो प्रेजेंट में क्या है, शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट। अब इसका क्या बदल देंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट में, ही सेड दैट शी वोर अ कोट। अब देखो इसका अगर हम लॉजिकली सोचें तो इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 पर्सन, मान लो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। अब ये 2 लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोई थर्ड पर्सन के बारे में, यहाँ पे वो ऐसे यहाँ पे देख रहा है, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन जो है इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये किसको डिनोट करेगा, ऑब्वियस बात है इसको डिनोट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शी ऑलवेज वेयर अ कोट। अब मान लो अगर ये गर्ल है एक, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, शी ऑलवेज वेयर अ कोट। अब ये अगर ये बताएगा कि ये हमेशा कोट पहने रहती है, तो कैसे बताएगा, ये बताएगा किसी और को कि ही सेड, मतलब इसने इसको बताया क्या, ही सेड दैट शी ऑलवेज, यानी कि ये हमेशा कोट पहने रहती है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे वर्क करेगा। अब आप इसको खुद के कन्वर्सेशन में लाके भी सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखो क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। अब यहाँ पे देखो चेंजेस क्या हो रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, अब इसका किसने हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या यूज होगा, वापस आते हैं यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखो पास्ट, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हमारा ये वाला चार्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर ये चीज हम आपको मिल गई, सारे रूल्स फॉलो कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो देखो, शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर हर कीज, शी वॉज लुकिंग फॉर हर कीज। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया, वॉज आ गया बिकॉज सिंगुलर है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, ये मेरा जो सेड दैट होता है वो साथ में आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में। तो ये चीजें आपको जैसे वहाँ पे बाय था, यहाँ पे सेड दैट हो जाएगा या फिर टोल्ड हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक चीज यहाँ पे अगर ये रिक्वेस्टेड होता है, एक वेदर होता है, ये सारे फॉर्म होते हैं जो मतलब चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ पे ही सेड दैट, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ही लगाया। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं, आस्क्ड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई हम क्वेश्चन करते हैं तो ही आस्क्ड टू मी, जैसे कोई अगर मैं बोला टीचर टोल्ड मी, टीचर सेड टू मी, ठीक है, टू टेल दिस पर्टिकुलर आंसर। तो मैं किसी और बताऊंगा तो यहाँ पे क्या बताऊंगा, टीचर ने मुझसे पूछा, तो टीचर आस्क्ड मी, क्वेश्चन होगा ना। तो इस तरीके से आपको ये चीजें थोड़े से आपको चार्ट मिल जाएंगे वहां पे, गूगल पे करोगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मैं बता दे रहा हूँ क्या सर्च करना है आपको, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब भी ले लेना, और या चेंजेस, ठीक है। चेंजेस डालोगे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें ही का आई का मी हो जाता है, ही आई का ही हो जाता है, शी और टोल्ड मी का किस में चेंज होता है, ये सारे देख लेना, ठीक है। बस छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, हैव का हैड टू। ऐसे ही आपको 10-15 मिल जाएंगे, उसको बस एक बार रीड आउट कर लेना, उसको याद नहीं करना, एक बार रीड आउट कर लोगे समझ जाओगे। अब देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है अपना मेन काम, विच इज टीसीएस, और जो भी आपके कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम हो, एफकैट, सीडीएस, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको इस लेवल के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको आपको इस तरीके से देखना है कि आप सिर्फ टीसीएस में नहीं बैठ रहे हो, आप किस में बैठ रहे हो, बहुत सारे अभी कंपनीज आएंगी उसमें बैठोगे, तो उस सारी चीज़ों को ओवरऑल आप एक ही में क्यों नहीं तैयार कर लेते, उसको तैयार कर लो। और फिर ज़्यादा आपको इधर उधर जाने जरूरी नहीं है, बार बार इस वीडियो को देख लेना, आपका रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से मैंने इसमें टीसीएस के लिए तो है ही है, बाकी मैंने इससे ज़्यादा भी चीज़ें रखी हैं ताकि आपका और थोड़ा अच्छा तैयारी हो सके, सिर्फ टीसीएस के लिए नहीं, बाकी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रिपेयर करेगा किसमें, ना सिर्फ टीसीएस के लिए बट ऑल्सो गवर्नमेंट एग्जाम। मैं फोकस कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम बिकॉज आई कीप गिविंग एग्जाम्स
लाइक SSC एंड ऑल, तो यहाँ पे मेरे को आइडिया है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज डायरेक्शन टू सॉल्व। यहाँ पे दिया रहेगा कैस किस फॉर्मेट में आपको डायरेक्शन टू सॉल्व पढ़ना है पहले, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्या है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। अब ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है इसका मतलब ये नहीं है आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब कुछ यहाँ पे फिर से जाके एकदम KG टू फर्स्ट वाला पढ़ना शुरू कर देना है, नहीं। ग्रामेटिकल एरर मतलब आपको बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद आपको या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करके एरर को हटाना है। द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेटर ऑफ द पार्ट इज द आंसर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपको ABCD दिया है यहाँ पे, या तो इसमें इस पूरे में एक में गलती होगा या फिर नहीं गलती होगा, तो आपको डी मार्क करना है। अब आपको बताना है कि किसमें गलती है। सो देखो यहाँ पे क्या है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली on the eve of the examination that I found it very easy to work it out. ओके अब बताओ यहाँ पे एरर है या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, वी डिस्कस्ड अबाउट नहीं होगा, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थॉरली, तो यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, क्या होगा थॉरली। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, सॉल्व एज पर द डायरेक्शन, जो हमारा वही है। इसमें मैंने 6 क्वेश्चन ईच रखे, इसमें शायद उससे ज्यादा भी होंगे, तो उसको देख लेना। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एन इंडियन शिप, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ए इंडियन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, पहली ऑप्शन गलत हो जाता, बिकॉज हमारा क्या लगता है वॉवेल के साथ एन लगता है, तो यहाँ पे इन्होंने वॉवेल के साथ एन लगाया, तो यहाँ तक तो सही है। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पे लेडन विथ मर्चेंडाइज, इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पे देखो गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन, लेडन विथ मर्चेंडाइज होगा या नहीं होगा बताओ, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये तो बस एक वो हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है ना, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अगर स्पेलिंग इसके बाद देखो ग्रामेटिकल एरर अगर नहीं होगा तो एक बार स्पेलिंग पे फोकस कर लेना, फिर उसके बाद नो एरर पे टिक करना। बट अभी क्या बचा हमारा, गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन, तो गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन, क्या ये गलत होगा, यस, बिकॉज क्या हो जाएगा, ड्रॉन्ड ना होके यहाँ पे क्या होगा, सैंक होगा, तो यहाँ पे ये ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, सैंक, सैंक इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेडन विथ मर्चेंडाइज सैंक इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कुड नॉट, और इसको आप 1.5x में देख लेना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, ठीक है, बिकॉज सब्सक्राइबर्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास अपने कॉलेज ग्रुप्स में, एंड जहाँ भी आपको TCS और कोई भी प्रिपरेशन कोई कर रहा हो तो उसकी हेल्प हो जाएगी। नाउ यहाँ पे मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एक्सॉर्बिटेंट। अब देखो एक्सॉर्बिटेंट यहाँ पे कुछ वर, सॉरी वर एक्सॉर्बिटेंट, अब एक्सॉर्बिटेंट यहाँ पे क्या लग रहा है, गलत होगा, फिर से पढ़ो, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल। अब देखो यहाँ पे इन का यूज कब होता है, एक चीज बताता हूँ, देखो इन का यूज होता है मेनली जहाँ पे हम बड़ी एक सराउंडिंग की बात करते हैं वहां पे इन यूज होता है, और इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। हम क्या बोलते हैं, एट स्कूल बोलते हैं, यहाँ पे एट कॉलेज बोलते हैं, तो यहाँ पे एट होटल भी तो होगा, ठीक, कॉलेज स्कूल होटल ये सब एक बिल्डिंग ही तो है, तो यहाँ पे इन होटल का मतलब क्या है, क्या होटल बहुत बड़ी है, नहीं, बड़ी भी होगी तब भी हम एट लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट अ होटल, आई कुड नॉट पुट अप अ होटल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमें गलत फाइंड करना है तो हमें गलत टिक करना है, नहीं, यहाँ पे मतलब सही टिक करके आना है, गलत मतलब जो सेंटेंस में गलत है वो यहाँ पे सही होगा हमारा आंसर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कुछ छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट इज द इंडियन रेडियो which was previously controlled by the British rulers is free now for the narrow vested interest। अब देखो
द इंडियन रेडियो, इन द इंडियन रेडियो बताओ गलत हो सकता है? इंडियन रेडियो गलत हो नहीं सकता बिकॉज ये तो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे which was previously controlled by the British rulers. By the British rulers. Controlled was previously, ये सब आपको पैसिव वॉइस में कुछ लग रहा है? तो इसमें देखो पैसिव वॉइस का सब कुछ फॉलो कर रहा है कि नहीं? बाय द रूलर्स, कंट्रोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट्स। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैसा कुछ साउंड कर रहा है, कुछ ऑड साउंड कर रहा है ना? इंटरेस्ट कैसे कुछ, तो यहाँ पे ऑड क्या साउंड कर रहा है? is free now from the narrow vested interest। यहाँ पे क्या देखो, इस फ्री नाउ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इस नाउ फ्री होगा, बिकॉज ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इस नाउ, इस फ्री नाउ, ये इसका मतलब कोई सेंटेंस कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट इज, अब थोड़ा स्पीडली चलते हैं, ठीक है। इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। अब बताओ इसका जल्दी से बताओ आंसर, कमेंट कर दो, कमेंट करते जाओ साथ ही साथ, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती जाएगी। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना, कमेंट करते जाना। इफ आई हैड, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आई विल हेल्प हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यहाँ पे होगा आई वुड, क्योंकि यहाँ पे हैव के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे देखो, अगर हम अभी ऊपर जाके चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हैव जहाँ पे यूज हुआ है हेल्प फ्यूचर में, वहाँ पे वुड लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस वजह से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको टेंसेस का बेसिक पता होना चाहिए, और इसलिए मैंने उसको कवर भी करा दिया। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अ स्मॉल बेबी ब्रीथ्स अबाउट 45 मिनट्स पर आवर, पर क्या है? 45 मिनट्स, 45 टाइम्स पर मिनट वाइल। तो जल्दी से बताओ इसका, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। अ स्मॉल बेबी, फिर से पढ़ना आराम से, स्मॉल बेबी ब्रीथ्स अबाउट, क्या लगता है ब्रीथ्स अबाउट होगा? बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई गलती नहीं है, नो एरर, ठीक है। तो इस चीज, ये ऐसी भी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी जहाँ पे नो एरर आएगा, कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। तो इस वजह से वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्शन टू सॉल्व। यहाँ पे क्या आ गया? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, तो हमें क्या बताना है? जो हमारा बेस्ट हो मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, मतलब हमें बताना है सिनोनिम्स बताना है। सो सिनोनिम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, और प्रोनाउंसिएशन देख लेना। कॉर्प्यूलेंट, यहाँ पे कॉर्प्यूलेंट है, तो कॉर्प्यूलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो मैंने बताया था कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कोई चीज, तो या तो आपको आता होगा सिनोनिम्स या फिर नहीं आएगा, दोनों में से एक चीज होगा। और यहाँ पे देखो लीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओबीज दिख रहा है। सो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि कॉर्प्यूलेंट या तो लीन होगा, सिनोनिम्स क्या होता है? मैचिंग वाले, ठीक। तो कॉर्प्यूलेंट या लीन होगा या ओबीज होगा। अब लीन और ओबीस, ओबीस यानी क्या होता है? मोटा, और लीन मतलब क्या होता है? पतला। इतना आपको पता होगा, ठीक है, नॉर्मल है। बाकी हमें बहुत लोगों को ये दोनों वर्ड में कंफ्यूजन होगा, ये दोनों का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट जो होता है, थोड़ा बहुत कॉर्पस से मिल रहा है, कॉर्पस, कॉर्प, ठीक है। कॉर्पस हमारा क्या होता है? बॉडी का जो स्केलेटल वाला पार्ट होता है उसको कॉर्पस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा, जो वर्ड आपको नहीं उसको तोड़ना पड़ेगा। कॉर्प्यूलेंट, ठीक है, थोड़ा सा कॉर्पस, कॉर्पस मतलब क्या? जो बॉडी खत्म हो जाती है, मतलब पूरी सिर्फ स्केलेटन बचता है, ठीक। तो इससे मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट यानी कि बॉडी से रिलेटेड कोई चीज है। लीन हमारा इससे मैच कर रहा है, इससे एमी एमेसिएटेड और गॉन्ट से। तो बचा क्या हमारा? ओबीस है हमारा, वैसा एक चीज है जो यहाँ से इन तीनों से डिफरेंट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स कॉर्पुलेंट का ओबीस, ठीक है। इतना चीज आपको यहाँ पे देखना है, मतलब बताने का तरीका क्या था मेरा कि कॉर्पुलेंट अगर आपको मतलब नहीं पता चल रहा है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, मान लो ये चीजें ना दी होती, ठीक है, ये क्वेश्चन ही ना होता, उससे आपको पूछा, कोई पूछ लेता तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है, कि आपसे पूछ लेता कॉर्पुलेंट मतलब ये किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलोगिज्म बोलूँ, इसी में अभी आगे आएगा, इसी में मैंने रखा हुआ है, उसमें आपको कॉर्पुलेंट इज इक्वल्स टू बॉडी दे देता, या फिर कार इज इक्वल टू चैसिस बोल देता, और कॉर्पुलेंट, तो आपको कॉर्पुलेंट का मतलब तो पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है, तो ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया और हमने पता चल गया कि हमारा
बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा हमने गेस किया और हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हमको यहाँ पे मिल गया। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत माइंड मैपिंग और थोड़ा बहुत ट्रिकी होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ब्रीफ का बहुत सबको पता होगा। सिनोनिम क्या होता है? ब्रीफ मतलब छोटा, और यहाँ पे देखो लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट। यहाँ पे सबसे एक्यूरेट यहाँ पे क्या बैठ रहा है? शॉर्ट, ठीक है, इन अ ब्रीफ। अब इम्बेजल का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका बता पाओगे। इम्बेजल का मतलब अगर आपको पता होगा तभी आप यहाँ पे बता पाओगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएट। वेंट, अब देखो वेंट का एक और कैसे हम इसको डिनोट करते हैं? वेंट, एक ये भी, एक ये होता है, और एक यहाँ पे पूछ देखो, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है पास्ट टेंस ऑफ गो, मतलब ऐसा, मतलब सोच रहा है कि वी आर जस्ट ऐसे आ गए, हमको कुछ पता नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें वेंट और वेंट की स्पेलिंग नहीं आती है। वेंट का मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से आपकी क्या बढ़ेगी? एक्यूरेसी बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या आया? ओपनिंग, स्टोज, एंड। दो, एक ओपनिंग है, एक एंडिंग है। तो वेंट क्या है? तो ओपनिंग एंडिंग ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। सॉरी, ये नहीं मैच कर रहा। ओपनिंग, स्टोज, स्टोज का भी मीनिंग हमारा क्या होता है? एंड, ठीक है। तो बचा क्या हमारा? ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, बचा हमारा ओपनिंग। तो वेंट मतलब ओपनिंग, ये इसको हटा दो, वेंट मतलब ओपनिंग, और ये हमारा सिनोनिम हो गया। अगस्त, अब यहाँ पे अगस्त का हमारा सिर्फ, अब यहाँ पे ऑप्शन दे देता अ मंथ इन अ ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वही टिक कर देना है, हमें उस पर पता होना चाहिए। अगर पता है तो वी आर गुड टू गो, अगर नहीं पता है तब भी टिक करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अगस्त का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डिग्निफाइड। ओके, सो डिग्निफाइड। बाकी रिडिकुलस, कॉमन, पिटी, ये सब। और यहाँ पे हर बार आपको कॉमन मिले वो चीज़ ज़रूरी नहीं। देख लो यहाँ पे कॉमन, कॉमन, रिडिकुलस, ये सब आपको एक ही चीज़ में नहीं मिल रहे हैं। मतलब जैसे मैंने ये बताया था ऊपर कि ये देखो यहाँ पे जैसे मैच कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ मैच कर रहा है, या फिर गॉन्ट और ऐसे कुछ लिटिल शॉर्ट, ये सब आपस में मैच कर रहे हैं, तो एलिमिनेट कर दो। हर बार वर्क नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैनी, नाउ सिक्स हमारा क्या है? कैनी, कैनी, ऑब्स्टीन, हैंडसम, क्लेवर, स्टाउट। तो अगर आपको वोकैब वाले करना है पोर्शन, तो वोकैब की ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। वहाँ से आपको जो ब्लॉग स्पॉट वाला मेरा प्रकाश सोनी वाला मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ। वहाँ से पीडीएफ अगर आप अपना देखोगे, सो यू कैन जस्ट रीड आउट एज मच एज सिनोनिम एंटोनिम्स यू वांट, ठीक है। तो वहाँ से आपका काफ़ी कुछ अपना कवर हो जाएगा सिनोनिम एंटोनिम्स। ये 30 सेकंड से ज़्यादा का काम नहीं है, तो यहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं लेना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो कैब पे ध्यान देने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कैनी का क्या हो जाएगा? क्लेवर। कैनिंग, अब देखो आपने पढ़ा होगा, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कैनिंग, विकेड। तो ये सारे किसके? कैनिंग के कितने हो गए? कैनिंग, बहुत ही कैनिंग था। कैनिंग मतलब क्रूअल था। तो यहाँ पे क्लेवर, कैनिंग, पूरा नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये चीज। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इज अलर्ट, वॉरियर, डिस्टेंस। तो ये आप मेरे को कमेंट करना 7, 8, 9 का आंसर। ऐसे मैंने यहाँ पे देखना सिनोनिम्स 7, 8, 9, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट इज, आई गेस ये हमारा ये हमारा एंटोनियम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो अटैच करना भूल गया हूँ, यहाँ से हमारा एंटोनियम स्टार्ट है। सो दिस इज आवर एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट। यहाँ पे हमें बताना है अपोजिट पार्ट्स। एनॉर्मस, एनॉर्मस बहुत बड़ा, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टाइनी, छोटा सा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बहुत कुछ आपको सिंपल मिल जाएंगे, हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आता नहीं हो, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आते होंगे। ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको जो नहीं आते वो आ जाए, बाकी आपको मिलेंगे वही जो आपको आते होंगे, ठीक है। तो समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब आपको जैसे नॉर्मल्स मिल गया, बिग मिल गया, आर्टिफिशियल कमीशन, ऐसी चीजें मिलेंगी वहाँ पे। ये नहीं मिलेगा कि बिल्कुल अलग ही आ गया, आपका कोई एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं है, टीसीएस का पेपर है। नेक्स्ट इज यहाँ पे कमीशन। और अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आई गेस यहाँ पे आप एसएससी सीएचएस और एसएससी सीजीएल वगैरह की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करना, अगर आपको करना हो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो कमीशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमीशन मतलब किसी को हमने कमीशन कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल, रेड, नेचुरल। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो नेचुरल हमारा ब्रेन है, तो नेचुरल, सिंपल। इस तरीके से आपको एंटोनियम्स के बता देना, एंटोनियम्स 4, 5, 6 आंसर, ठीक है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट इज
आते हैं सीधे डायरेक्शन टू सॉल्व, पिक वन आउट ऑफ, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी रखे हैं, 9 रखे हैं, तो 7 8 9 कर लेते हैं। तो मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो मॉर्टल है तो उसका इमॉर्टल हो जाएगा, और जो हमारा अपोजिट होगा वो ऐसे इम वर्ड से जुड़कर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखिए कौन सा हमारा बन सकता है। और क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब हमारा क्या होता है, कोई बताएगा क्विसेंट? तो देखो यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, वीक दिख रहा है, डोरमेंट और अनकंसर्न। देखो अगर वीक अनकंसर्न ये थोड़े कुछ मैच कर रहे हैं, डोरमेंट ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ रिलेट कैरेक्टरिस्टिक करना शो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। बट एक्टिव यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एकदम अलग है इन तीनों से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव, मेरे को क्वेश्चन का लिटरली मीनिंग नहीं पता है, तो एक्टिव यहाँ पे मैंने गेस किया है, और ये जस्ट वेरीफाइड कि यहाँ पे हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। आप वेरीफाई करना कि ये सही है या नहीं, मेरे को अभी इसका आंसर नहीं पता है। ओबेइंग, ओबेइंग का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, मतलब किसी काम में मना, तो रिफ्यूजिंग हो जाएगा इसका, होगा या नहीं होगा? ओबेइंग हमें अपोजिट बताना है ना, अच्छा हाँ, यहाँ पे अपोजिट बताना है, मैंने यहाँ पे सिनोनिम बता दिया। तो देखो ऑर्डरिंग और फॉलोइंग, रिफ्यूजिंग, ये तीनों आपस में कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। हमारा फॉलोइंग, रिफ्यूजिंग, हमें एंटोनिम्स बताने, राइट। तो देखो फॉलो क्या करेगा, जब हम किसी को कुछ बताएंगे तो फॉलो करेगा, रिफ्यूज कर नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे ओबिंग है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डरिंग हो जाएगा। अगर हम किसी को हम आज्ञाकारी कर रहे हैं, मतलब हमारा आज्ञा, अगर हमने किसी को बताया कुछ तो हमारी बात वो मान रहा है, मतलब वो हमारे आज्ञा का पालन कर रहा है। बट अगर हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, बिल्कुल, तो इस वजह से हमारा ऑर्डरिंग यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट इज पिक वन आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड। यहाँ पे बस मोस्ट इफेक्टिव वर्ड आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। यहाँ पे फेट स्माइल्स, ब्लैंक, दोज हु untrainingly grapple with stark realities of life। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप एक बार जैसे बोलते हो ना पढ़ने में सही लग रहा है, एक बार उससे भी करके देख लो। फेट स्माइल विद दोस, फेट स्माइल ओवर दोस, फेट स्माइल ऑन दोस, फेट स्माइल अराउंड, फेस, फेट स्माइल राउंड। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाओगे, आई एम श्योर कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये बोल के चले जाओ कि पढ़ने में सही लग रहा था इसलिए टिक किया, तो आप उससे भी कर सकते हो। मतलब ये इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और यू कैन जस्ट एलिमिनेट द portion which is not suitable for our answers। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, पेट स्माइल, पेट स्माइल्स। अब देखो स्माइल्स यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, दोज हु unreally grapple with stark realities of life। तो यहाँ पे स्माइल किसके ऊपर होगा, चेहरे के ऊपर होगा, ठीक, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द माइजर गेज्ड एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो देखो द माइजर गेज्ड अवॉइडली, एडमायरिंगली, थॉटफुली और अर्नस्टली। इसमें बताओ क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, अविटली। नेक्स्ट इज कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग, लक टू डू सम शॉपिंग, पॉसिबिलिटी टू डू सम शॉपिंग, ओकेजन। तो ओकेजन नहीं हो सकता, ठीक है, ओकेजन नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन पहले पकड़ने का क्या हो सकता है, लक नहीं होगा, क्योंकि लक कैसे हो सकता है, लक अगर वो ट्रेन पहले पकड़ रहा है तो उसको पहले से उसका वो डिसाइडेड है ना, तो जो डिसाइडेड है वो लक कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, चांस हो सकता है। बट हमें पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा बिकॉज वो अर्लियर कैच कर रहा है ना, अगर अर्लियर कैच कर रहा है तो पॉसिबिलिटी क्यों होगा, वो अर्लियर कैच कर रहा है तो चांस हो जाएगा। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ काउस होगा, हर्ड ऑफ काउस, सॉन ऑफ काउस। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, काउस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ काउस क्या को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डंकीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शीप्स को क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको गूगल पे करके ढूंढ के रख लेना है, कुछ खुद से भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो सॉ ग्रुप ऑफ काउस, तो ग्रुप ऑफ काउस होगा या नहीं होगा।
आपको पढ़ने में सही लग रहा था ना, तो ग्रुप ऑफ काउस नहीं होगा। यहाँ पे हमें हर्ड हर्ड हो सकता है और हर्ड ही आंसर है। अब आपको ये बताना है कि फ्लॉक किसको बोलते हैं, सॉन किसको बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको बतानी है किसके ग्रुप को बोलते हैं। ये सर्च करना और नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट इज द ग्रेप्स आर नाउ इनफ टू बी पिक्ड। अब ग्रेप जो है वो पिक्ड कब होगा, तोड़ा कब जाएगा, जब वो राइप हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर नहीं होगा, इंसान तो है नहीं, तो मैच्योर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जब ग्रेप्स आर राइप। राइप का मतलब जब वो पक जाते हैं। नेक्स्ट इज सक्सेस इज द एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन। देखो, खुद से आ गया ना, मैंने पढ़ते पढ़ते ऑन बोल दिया। लेट्स सी कि सही है नहीं है। सक्सेस एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। ऑब्वियस सी बात है, सही होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। देखो क्या है, इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस ब्रोकन इनटू 5 और 6 पार्ट्स। ठीक है, 5 या 6 पार्ट में आपको तोड़ा गया है। जॉइन दीज पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स आर इन द आंसर। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जो हमने वर्बल एबिलिटी की एक वन शॉट वीडियो करी थी, उसमें आई हैव थॉट यू कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब कि आपको ये देखना है कि क्या मैं ऑप्शन में से कुछ चीजें पिक करके हटा सकता हूँ कि यहाँ से ये इस वाले सेंटेंस से तो आंसर हमारा नहीं शुरू हो रहा होगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे 4 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 4 4 4 यहाँ पे हमारा सबसे बार बार है। उसके बाद 1 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 2 से शुरू हो रहा है। 3 से तो नहीं शुरू होगा। ठीक है, तो 3 से तो नहीं शुरू होगा, तो हमें पहले क्या देखना है, 4 वाला देखना है। तो 4 क्या है, माई। ठीक है, माई माई। अब देखो, माई के बाद क्या आ जाता है, थर्ड। थर्ड आता है और सेकंड और फिफ्थ। तो थर्ड माई सैलरी, तो माई सैलरी हो सकता है। माई वॉन्ट, माई वॉन्ट नहीं होगा। ठीक है, माई सैलरी अभी तक का सही लग रहा है। माई इमिडिएटली, ये भी गलत हो गया। ठीक, तो माई सैलरी अभी तक का यहाँ पे हमें सही लग रहा है। तो अभी तक हमारा 4 3 1 5 2 ये वाला ऑर्डर एक बार करके देखते हैं। माई सैलरी, माई सैलरी, आई इमिडिएटली। तो ये अभी तक बाई सैलरी तक सही लग रहा था। अब जो एक बार सेकंड वाला चेक करते हैं, मतलब कि 2 वाला चेक करते हैं। इमिडिएटली वांट आई माई सैलरी। ठीक है, इमिडिएटली आई वांट माई, क्या हो सकता है, 1 1 से कोई शुरू हो रहा है, 1, हाँ ये वाला शुरू हो रहा है। आई वांट माई, और इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद सैलरी इमीडिएटली हो गया, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। आपने पहले 4 को चेक किया, 4 का सबसे बाद आ रहा था, 4 को चेक किया, माई सैलरी तक सही मिला हमको। उसके बाद ये गड़बड़ कर दिया, तो ये हमने 4 वाले तीनों हमने हटा दिए अपने आंसर से कि यहाँ से ये तो नहीं शुरू होगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 चेक किए, 2 और 1 वाले। हमने 2 वाला चेक किया, तो यहाँ पे कुछ हमें लॉजिक नहीं मिल रहा था। इमीडिएटली आ गया, उसके बाद वांट आ गया, तो ये वाला भी हमने हटा दिया। उसके बाद हमने एक ही बचा हमारा, मैंने फिर डायरेक्टली पढ़ लिया आई माई। तो क्या हो सकता था, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा किस अप्रोच से आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। अब ये वाला आप बताओगे, यहाँ पे देखो 3। ठीक है, सबसे पहले देखो किससे आपको नहीं शुरू करना है। तो 1 2 3 यहाँ पे तो सबसे शुरू हो रहा है, चलो एक बार इसको अब कर लेते हैं। उसके बाद देखो सेकंड में क्या आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि हमारा 2 5 या 1 2 5 2 5 2 5, हाँ पहले मतलब एक ही बार आ रहा है सेकंड टाइम। तो चलो एक बार शुरू देखते हैं। डू टुडे, या तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप यहीं से करो। यू मस्ट, यानी कि 3 2 3 4, हाँ यू मस्ट डू इट टुडे, यू मस्ट डू इट टुडे, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा सही। लेफ्ट द हाउस ही सडनली लेफ्ट द हाउस, ही सडनली लेफ्ट द हाउस। 4 5 1 4 5 1 4 5 1, ये वाला सही हो गया। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। मेडिसिन आ नीता गिवन वॉज, आ मेडिसिन वॉज, नीता गिवन, नीता वॉज गिवन आ मेडिसिन, आ मेडिसिन वॉज गिवन नीता। देखो यहाँ पे 5 4 3 1 2, इसका बताओ। इजी क्वेश्चन है। देखो, नीता तो पहले तो सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो नीता
और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, नीता वॉज। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, तो इसका से हमारा क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, नीता वॉज गिवन, यानी कि हमारा 354 354 35, ये ऑप्शन नंबर ई। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑफ वी हर्ड हिम हैड, ये वाला आप मुझे बताओगे कमेंट में। ओके, इसका मुझे बस ये कोड कमेंट कर देना, आई विल नो कि यहाँ पे आपने कितना सही किया है। नेक्स्ट इज एट इट टेक, ये भी आप कमेंट कर देना, इजी है। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डायरेक्शन। पढ़ो अच्छे से, ये डायरेक्शन आप पढ़ने की आदत डाल लो, बिकॉज इसमें आपको बहुत बहुत यहाँ पे तो तीन लाइन का है, उसको थोड़ा लेंदी करने के लिए आपको 6 लाइन का दे देगा डायरेक्शन, और आपसे पूछेगा तो आपका 70% टाइम इसी में चला जाएगा, बाकी आप 30% टाइम लगाओगे इसको सॉल्व करने में। तो इस वजह से आप इसको रीडिंग हैबिलिटी में डाल लो कि इसको आपको खुद से रीड करना है बार बार, ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आप बस पढ़ देख रहे हो, उसको आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग, इन ईच क्वेश्चन बिलो देयर इज अ सेंटेंस ऑफ विच सब पार्ट हैज बीन गिवन। यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू आर एस, मतलब हमें सेंटेंस फॉर्म करना है, सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें 1 2 3 4 दिख रहा था, वहां पे हमें क्या दिया था, एक एक वर्ड दिया था, यहाँ पे एक एक हमें पैरा मतलब छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, अब हमें इससे फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाएगा, एक एंडिंग पॉइंट दे दिया जाएगा, अब उसके बीच का सेंटेंस हमको फॉर्म करना है। देखो व्हेन ही यहाँ से शुरू हो रहा है, अब आर क्यू क्यू एस एस क्यू, यहाँ पे आर क्यू एस पी, यानी कि यहाँ पे हमें किससे नहीं शुरुआत करनी है, आर को हमें देखना ही नहीं है, आर से हमें शुरुआत, सॉरी आर नहीं, हमें किससे नहीं शुरुआत करनी है, पी की, हमें सभी है यहाँ पे। तो देखो एक एक करके देख लेते हैं। डिड नॉट नो, व्हेन ही डिड नॉट नो, ही वॉज नर्वस, व्हेन ही हर्ड, व्हेन ही हर्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर से शुरू हो सकता है, आर से शुरू होने का मतलब क्या है, व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, he was nervous and did not know what to do, the proper sequence should be। अब देखो यहाँ पे द प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर क्यू पी एस हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, एक बार फिर से आराम से इसको करो। अच्छे से मतलब एनालाइज कर लो, सब कुछ एनालाइज, मैंने टाइम दे रखा है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, जस्ट सॉल्व इट योर ओन्स टाइम, टेक योर टाइम और सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे 7:54 हो रहा है, 8 तक का टाइम लो और इसको सॉल्व करो। और इफ़ यू लाइकिंग दिस सेशन, तो इसको लाइक भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। तो यहाँ पे अभी तक आई गेस आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, कर लिया है तो अच्छी बात है। सो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, व्हेन ही डिड नॉट, ऑब्वियस बात है व्हेन ही डिड नॉट नो, हमारा आर से शुरू होगा, आर से पहले ही होगा, बिल्कुल आर से पहले हमारा शुरू होगा, एक ही हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट हैज बीन established दैट आइंस्टीन was although a great scientist weak in arithmetic right from his school। अब यहाँ पे अगर हमें Q और Q यहाँ पे 2 बार शुरू हो रहा है, ठीक है, सो अगर Q 2 बार शुरू हो रहा है तो इट हैज बीन established दैट although a great scientist Einstein was weak in arithmetic right from his school days। तो ऐसा कुछ लॉजिक हमारे इसमें बन नहीं रहा है, तो ये हमारा क्यू आई गेस यहाँ पे ये वाला तो नहीं होगा, क्यू पी एस आर वाला, लेट्स से क्यू पी आर एस हो सकता है। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ओके, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज, ओके यहाँ तक सही है, वीक इन अर्थमेटिक, ओके सही है, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, हाँ, यूपीआरएस, सिंपल। आपको देखो यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अगर दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार आपको इसमें चांस लेना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा ऑप्शन है। अगर ये नहीं होगा, अगर क्यू से स्टार्ट नहीं होगा तो आपको दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तब भी आपका फायदा ही है। तो यहाँ पे 50% एक्यूरेसी आपको ऐसी ही बढ़ जाएगी कि आपको बस इन दोनों में से इन दोनों को मतलब चेक करना है, अगर ये दोनों गलत होते हैं, ये दोनों अगर सही होते हैं, एक सही होता है तो आपका आंसर मिल ही गया।
So that's how you have to solve. Then it struck me, of course, suitable it was, how eminently. तो इसका आप मुझे आंसर बताओगे, छोटा सा पैरा है, छोटा सा वो है आंसर. I read an advertisement that said posh air conditioned gentlemen of taste are valuable for fully furnished room. देखो पी से यहाँ पे तीन स्टार्ट हो रहे हैं, so क्यों नहीं तीन पी से ही शुरू करें. तो I read an advertisement that said posh और air condition, posh air conditioned और उसके बाद क्यू, जेंटलमैन ऑफ टेस्ट. कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है. तो पी के बाद ये वाला हम हटा देंगे. नेक्स्ट इज हमारा क्या है, पी एस. अगर पी एस नहीं होगा तो हमारा ये दोनों ऑप्शन ऑब्वियसली बात है हट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा एस. बट हमें हमें मुझे पता है कि इसमें से एक जरूर सही होगा. क्यों सही होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है पी एस. तो पी एस तो हमारा फिक्स होगा, देख लेना. पॉश एयर कंडीशन फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, ओके यहाँ तक सही है. अब देखो क्यू आएगा या आर आएगा, क्यू आएगा या आर आएगा. Fully furnished room, gentlemen of taste are available for the proper sequence should be, which is B, P S R Q. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था. If you get it right, do comment. Next is since the beginning of history have managed to catch. ये वाला आप खुद से करोगे and you can comment it out. ये सारे आप 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना. और इंग्लिश है, you can easily solve it. A French woman committed suicide. Okay, where she had put up, who had come to कलकत्ता. अब यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, एक बार फिर से देखो. क्यू आर, देखो पी क्यू आर एस, तीनों से चारों से शुरू हो रहा है. खुद से एनालाइज करो और आंसर कमेंट करने की कोशिश करना. आई विल लेट यू नो कि कौन सा सही है. मैं अभी खुद से भी सॉल्व कराऊंगा इसको. चलो इसको सॉल्व करते हैं. देखो पी से शुरू करते हैं. फ्रेंच वुमेन कमिटेड सुसाइड, हो सकता है यहाँ तक सही है. पी के बाद क्या हमारा आर आ सकता है, हु हैड कम टू कलकत्ता. कोई लॉजिक इसके बाद नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्यू, वेयर शी हैड पुट अप, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. अ वुमेन वेयर शी हैड पुट अप. नेक्स्ट इज आर पी, आर हो सकता है. अ वुमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, ये सही हो सकता है. देखो ये इससे मैच कर रहा है. नेक्स्ट इज पी, कमिटेड सुसाइड. हाँ देखो इतना सही है हमारा, मतलब ज़्यादा पूरा में फुल फ्लेज बनाने की जरूरत नहीं है. तीन सही है, मतलब आरपीएस अगर सही है तो क्यों हमें देखने की जरूरत ही क्यों है. आरपी भी सही हो गया तब भी हमें देखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज और कोई ऑप्शन यहाँ पे हमारा नहीं था. ठीक. तो इस तरीके से आपको टाइम को सेव करना है. जो आप यहाँ पे टाइम बचाओगे वो आगे आके आपको हेल्प करेगा बाकी के लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होंगे अभी. उसमें आपको रीड करना पड़ेगा, बार बार पैसेज को रीड करना पड़ेगा, तब आप एक कंक्लूजन पहुंचोगे. तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा. लाइक अगर आपको 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, सो आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना जरूरी नहीं है. आप क्या करो, 30-30 सेकंड जो छोटे छोटे क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम, वहाँ पे 5-10 सेकंड लेके उसको नेग्लेक्ट करो, हटाओ जल्दी जल्दी उसको. उसके बाद यहाँ पे आप अप्रोच करो और वहाँ पे अपना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. यहाँ पे हमें क्या देखना है, बोल्ड टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको समझ जाना है. यहाँ पे क्या है, द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन. अब यहाँ पे क्या और इसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है. क्या वॉज डन को हटा के कुछ और अलग लगा सकते हैं क्या, नहीं. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है. यहाँ पे डायरेक्शन टू सॉल्व अच्छे से पढ़ो, डायरेक्शन टू सॉल्व पढ़ो, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मतलब छोटा सा बस एक लाइन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप सॉल्व करना है. जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड पढ़ा, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, ग्रामेटिकली एरर देखना है हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है. सो आपने आई गेस यहाँ पे रीड आउट कर लिया होगा डायरेक्शन, ठीक है. अब देखो विच ऑफ द फ्रेजेस, आपको पता चल गया. जो बोल्ड पार्ट है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, अगर उसको और करेक्ट कर सकते हैं, अगर उसको और करेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल सही है, तो हमें क्या करना है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. बट हमें यहाँ पे देखना है कि हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो करना, अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना, और इसमें कुछ नहीं करना है हमको. तो पढ़ो इसको. द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन. हैड डन होगा, वॉज डन देखो वॉज डन का यहाँ पे कोई सेंस बनता है क्या, वॉज डन होना चाहिए या हैड डन होना चाहिए, जल्दी से बताओ. सभी लोग जल्दी से बताओ, बी एक्टिव.
बी एक्टिव एंड बी रिस्पॉन्सिव, कमेंट इट डाउट। अगर आप कमेंट करोगे और उसको खुद से जब अपने कॉपी पेन में लिखोगे कि हैड डन नहीं वॉज डन था, या हैज डन था, डिड था, क्या था, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, वॉज डन का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है, बस यहाँ पे देखो क्या है, चाइल्ड डज, अगर यहाँ पे डज यूज हुआ है तो यहाँ पे डन क्यों यूज होगा, यहाँ पे डज यूज होगा, तो हिज फादर डज, ठीक है, यहाँ पे हट के क्या हो जाएगा, डज। सिंपल। नेक्स्ट इज यू नीड टू कम अनलेस यू वांट, देखो सब कुछ हाईलाइटेड है तो इसको हम और करेक्ट कर सकते हैं। पढ़ो सेंटेंस, यू नीड कम अनलेस यू वांट, यू डोंट नीड टू कम। अब देखो अगर कोई बोलेगा आपसे कि आपको आने की जरूरत नहीं है जब तक आप चाहो मत, ठीक है, जब तक आपको मत आना हो आप मत आना। तो अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो खुद से। अगर और हेल्प चाहिए तो ऑप्शन ले लो, आपके पास ऑप्शन भी इतने सारे हैं। यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, ठीक है, यू कम ओनली व्हेन यू वांट टू, यू कम अनलेस यू डोंट वांट टू, यू डोंट नीड नॉट कम अंटिल यू डोंट वांट टू। तो मुझे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही मुझे सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, जब तक तुम्हें आने की इच्छा ना हो तब तक तुम मत आओ। तो ऑप्शन नंबर टू का फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज देयर आर नॉट मैनी men who are so famous that they are frequently referred to by their short names only, ठीक है, by their short names क्या हो सकता है, इनिशियल्स होता है, शॉर्ट नेम्स को हम क्या और कर सकते हैं, पेट नेम हो सकता है, इनिशियल हो सकता है, सिग्नेचर, पिक्चर, मिडिल नेम, ठीक है, रेफर्ड टू बाय देयर इमेजेस, पिक्चर्स ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, मिडिल नेम्स हो सकता है, देयर मिडिल नेम, इनिशियल्स, इनिशियल बहुत ही यहाँ पे एक्यूरेट लग रहा है बिकॉज ये प्रोफेशनल भी है और हमारा सही भी है। प्रोफेशनल इन द सेंस मैंने क्यों बोला कि फेमस क्या यूज हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई इनफॉर्मल की बात करते हैं, कोई आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते थे, मिडल नेम्स। मिडल नेम्स यहाँ पे हम इनफॉर्मली यूज करेंगे, बट फॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इनिशियल्स। सिग्नेचर, यहाँ पे हम अगर हम रिफर कर रहे हैं किसी को तो सिग्नेचर से रिफर नहीं करेंगे, वी कॉल इट, है ना, वी कॉल देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल। नेक्स्ट इज द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, सॉरी ग्रेट नहीं है यहाँ पे, वॉज अ चीट है। तो यहाँ पे टू हु आई सोल्ड, इसको हम क्या ले सकते हैं, टू हुम आई सोल्ड ना, टू हुम आई सोल्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, बताओ। बिल्कुल होगा, ठीक है, टू हुम होगा ना, हु नहीं होगा। अब देखो, दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, ठीक है, आप बताओ अगर टीसीएस में आप यहाँ पे एनक्यूटी में फेल हो जाओगे, सो एवरीवन विल शॉक, बट आपको नहीं होना है, देन ऑल्सो एवरीवन विल शॉक, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर, दे वर ऑल शॉक्ड, यहाँ पे क्या हो सकता है, दे वर शॉक्ड। देखो अगर वर का यूज हुआ है तो ऑल का यूज कर सकते हैं, करते हैं क्या, ये बताओ। अगर हम वर का यूज कर रहे हैं तो ऑल का लगाने का क्या मतलब है, वर अगर हम यूज करते हैं प्लूरल में, तो ये तो हमारा अभी यहाँ तक सही नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ, अगर वर ऑल यहाँ पे ये चीज तो गलत ही है, मतलब कि वर के साथ ऑल नहीं लगेगा बिकॉज ये ऑलरेडी यूज हो रहा है प्लूरल में, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शन हमारे क्या मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, हैड ऑल शॉक्ड एट, कंफ्यूज हुए ना, यही कंफ्यूजन, देखो वर के साथ ऑल मैंने बोल दिया, सो यू जस्ट सॉ कि यहाँ पे अब आंसर बिल्कुल मतलब सही है, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला बिकॉज आपको एक ऑप्शन और ध्यान में रखना है, विच इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आपको मेरी बातों पे आ जाना है, आपको करना भी खुद से है, अगर गलत है तो गलत है, मतलब कि अगर सही है तो सही है। तो दे वर ऑल शॉक्ड, ठीक है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, वर के साथ ऑल लगेगा, और इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा ये नहीं कि इसमें से ही आपको आंसर टिक करना है, यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इस ये आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई करेक्शन की नीड नहीं है। सो हुए ना एक्टिव, सो इसीलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और अच्छे से यहाँ पे वीडियो को, सेशन को पढ़ो और एंजॉय करो। Now, I need not offer any explanation regarding this incident. My behavior is speaking itself. ठीक है, my behavior is speaking itself. अब इसका मुझे आंसर आप क्या करोगे, सिक्स का कमेंट करके बताओगे। इसका मुझे विल स्पीक होगा, हैज बीन, स्पीक्स, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, तो इसका क्या होगा,
मैं बता दे रहा हूँ एक आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज अप टू यू। Direction to solve: in a question given below, a part of the sentence is italic or underlined below. अल्टरनेटिव हमें यहाँ पे बताना है, मतलब कि एक, जैसे कि इटैलिक यहाँ से कहाँ से है, हेल बेंट एट गेटिंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, हेल बेंट एट गेटिंग, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। इसका मतलब क्या इसका अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। ध्यान से पढ़ो, हेल बेंट एट गेटिंग, इसका आप कुछ लॉजिक मतलब फाइंड आउट कर पा रहे हो कि इसका मतलब क्या आप कर सकते हो इसको? कुछ मतलब आप इसमें कुछ अपना मतलब अपना इंप्रेशन डाल सकते हो। हेल बेंट एट गेटिंग आपको कुछ पता चला है, हेल बेंट ऑन गेटिंग होगा, हेल बेंट ऑफ फॉर गेटिंग, हेल बेंट अपॉन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में अपॉन ऑन इनटू का यूज। सो देखो यहाँ पे एट गेटिंग नहीं होगा, हेल बेंट एट गेटिंग नहीं होगा, हेल बेंट अपॉन होगा। ओके, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इटैलिक, पहले सबसे इटैलिक और अंडरलाइन वर्ड ढूंढो, इटैलिक और अंडरलाइन वर्ड क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, पढ़ो इसको, व्हेन लास्ट लाइन भी आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। सो द प्रोटेस्ट लीडर्स जॉइंड द प्रिंसेस एट क्रशिंग देम। ठीक है, एट क्रशिंग देम होगा, विदाउट क्रशिंग देम, इन क्रशिंग देम, इनटू क्रशिंग देम। एट क्रशिंग देम नहीं होगा, फिर से इसको बार सेंटेंस रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन इट वाज फेयर दैट द सर्व्स माइट गो टू फार एंड गेन देयर फ्रीडम फ्रॉम serfdom, the Protestant leaders joined the princes into crushing them, और in crushing them, princess in crushing them। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन। नेक्स्ट इज if the room had been, if the room had been italic, had been brighter, I would have been able to read for a while before bedtime। अब यहाँ पे क्या होगा, if the room had been brighter को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं? if we can write any alternative, so what we can write, had the room been brighter होगा यहाँ पे, had the room been brighter होगा। क्यों होगा? आपने, मैंने स्टार्टिंग बताया है had been। ठीक है, had been और ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्या यूज होगा, रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे उस रूल से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे मैंने लॉजिक बता दिया क्यों सही है, रूल जो आप पढ़ोगे ऊपर, और मैं रूल इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप फिर से इसको रिवर्स करो और फिर से यहाँ तक का फिर से देखो, ताकि आप बिल्कुल मतलब आपका बिल्कुल इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े ही मत। और इसको 1.5x में भी देख लेना, कोई इशू नहीं है, 2x में भी देखोगे कोई इशू नहीं है। इंग्लिश है, बहुत ही ईजी आपको लगेगा इसके बाद जब भी आप कभी सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज the record for the biggest tiger hunt has not been met since 1911, when Lord Hardinge, the Viceroy of India, shot a tiger then measured 11 feet and 6 inches। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको पहले ढूंढना है क्या, met since 1911, तो ये वाला जो since यहाँ पे यूज हुआ है, since, ठीक है सही है। और देखो improved, broken, battered, पहले देखो यहाँ पे मिला कहाँ पे, एक तो हमें ये मिला ना, तो हमें इटैलिक में मेट है, मेट, तो हैड बीन, नॉट बीन, इम्प्रूव्ड, ब्रोकन, बैटर्ड, क्या होगा बताओ जल्दी से। सो आई गेस द टाइगर हैज नॉट बीन ब्रोकन, रिकॉर्ड तो होगा तो ब्रोक नहीं होगा ना। हाँ ओके, ऑब्वियस बात है, रिकॉर्ड है तो बिगेस्ट है तो यहाँ पे ब्रोकन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर और एक बार ये फैक्ट चेक करना, इज इट ट्रू 11 फीट एंड 6 इंचेस का टाइगर था? समझ रहे हो, एक मतलब एक पूरी बिल्डिंग का जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था उतना बड़ा टाइगर। उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करना, ये तो चलो इंग्लिश तो हटाओ, ये फैक्ट एक बार चेक करना, 11 फीट एंड 6 इंचेस टाइगर। लाइगर हो सकता था बिकॉज ये वाला मैंने मतलब देखा भी है,
मतलब ऑब्वियस बात है डिस्कवरी पे, बट ये टाइगर वाला एक बार फैक्ट चेक करना कि 11 फीट एंड 6 इंचेस ये हमारे जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इन्होंने किल किया था क्या कितने का, ये क्या है, ऐसे ही है रैंडम, इसको चेक करना। ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट इज हिज पावरफुल डिजायर बॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। अब यहाँ पे देखो इटैलिक ढूंढो, इटैलिक कहाँ है, ये हिज पावरफुल डिजायर, हिज इंटेंस डिजायर, हिज डिजायर ऑफ और पावर, हिज फैटल डिस्पायर। यहाँ पे मुझे क्या कोई इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है? हिज डिजायर, हिज पावरफुल डिजायर तो नहीं होगा, ठीक है, हिज पावर फॉर डिजायर होगा ना, मतलब कि उसको पावर चाहिए, उसका डिजायर होगा ना, तो हिज डिजायर फॉर पावर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 50 प्लस क्वेश्चन। आपको अभी तक पता नहीं होगा, बट यहाँ पे मैंने वो जो सिनोनिम एंटोनिम्स है उसमें मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं, मतलब आपको 9 क्वेश्चन, अभी हमने यहाँ पे अप्रॉक्स अपना 70 क्वेश्चन क्रॉस कर चुका हूँ। ये 52 आपको दिख रहा होगा, पर ये है एक्चुअल में 70 प्लस। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है। 52 यहाँ पे 101 पेजेस हैं, 52 पेजेस वी हैव ऑलरेडी, 52 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड, और 52 इंडिविजुअल क्वेश्चन बाकी है ना, इसके अंदर भी आपको 70 टू 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब 70 टू 60 और ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो इफ यू लाइकिंग दिस सेशन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो भी आपके जूनियर्स हैं। विल यू काइंडली ओपन द नॉट। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन था क्या, कोई नहीं, इसी का है, आई गेस हाँ। इटैलिक यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओपन द नॉट। अनटाई हो सकता है, ब्रेक लूज, ब्रेक नहीं होगा, लूज नहीं होगा, ठीक है, अनटाई हो सकता है क्या, विल यू काइंडली अनटाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें हमें क्या करना है, स्टेम स्टेटमेंट इज गिवन, पिक आउट द बेस्ट विच कंप्लीट द इनकम्प्लीट स्टेम करेक्टली एंड मीनिंगफुली। हमें बताना है कि इसके आगे क्या आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन बोल सकते हो इसको। तो पढ़ो इसको, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, ठीक है, वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज वेरी हैप्पी डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर। इसका क्या हो सकता है, एक बार आप क्या करो, एक बार इसको एक एक कर, कंसील हिज एंगर वी कुड डिटेक्ट दैट ही वाज वेरी हैप्पी, ठीक है, अगर एंगर है तो हैप्पी कैसे हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। या एंगर, एंगर के साथ ही सक्सीडेड कॉन्फ्यूजन हिज इमोशंस, अगर एंगर है तो सक्सीड भी नहीं कर सकता, मतलब ये थोड़ा आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ ग्रामेटिकली देखनी है, कुछ चीज़ें आपको लॉजिकली भी सोचनी पड़ेगी, तब भी आप एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कर पाओगे। ही फेल टू, यहाँ पे मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ स्कूल वाला मेथड, कि आपको स्कूल वाला मेथड में मैं ग्रामेटिकली पढ़ाऊंगा, या आई हैव मेकिंग यू रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम सो दैट यू कैन क्रैक इट। सो वहाँ पे आपको बस ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं आपका दैट यू हैव टू आंसर इट इन अ डिटेल वे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज योर लॉजिकल सेंस ऑल्सो। तो इफ ही इज एंग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज एंगर, एंगर, एंगर होगा तो वो हैप्पी नहीं होगा, ठीक है, इमोशन नहीं होगा। he could succeed his doing it easily, not, ये भी नहीं होगा। देखो अब देखो यहाँ पे बचा क्या हमारा, his, he failed और people। चलो एक बार देख लेते, despite his anger efforts or conceal his anger people came to know that he was annoyed, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज even if it rains I shall come means, even if it rains I shall come means I will certainly come whether it rains or not, whenever the rain is, whenever there is a rain I shall come, or I am less likely to come if it rains. So what will be the answer? I will certainly come whether it rains or not। देखो even if it rains, अगर बारिश होती भी है तो अगर ये डिटर्मिनेशन शो कर रहा है ना, तो I will certainly come, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल। और आपको पता होना चाहिए आई के साथ अगर विल लग गया ना, तो ये क्या शो करता है, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, और कि मैं ये कर ही लूंगा, आई विल डू इट, ठीक है, बोलते हैं ना आई विल डू इट। सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या यूज होता है, आई शेल, आई के साथ शेल यूज होता है, बट यहाँ पे अगर आई के साथ वेल विल लगा देते हैं ना, तो ये डिटर्मिनेशन शो करता है। सो अगर यहाँ पे शो कर रहा है इवन इफ इट रेन्स, अगर रेन हुआ तब भी, तो अगर रेन हुआ तब भी अगर ये आएगा तो इसके आगे का क्या होगा, आई विल सर्टेनली कम वेदर इट रेन्स और नॉट।
ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, और चलते हैं सीधे लास्ट क्वेश्चन विच इज 6, मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू रिमेन ट्रैंक्विल when those around you behave in a social acceptable manner, ठीक है, social acceptable manner, exhibit pleasant mannerism, are losing their heads, agree to whatever you say, exhibit generous and magnanimous gesture। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज नॉट इजी टू रिमेन ट्रैंक्विल व्हेन देयर इज अराउंड यू आर लूजिंग देयर हेड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज डायरेक्शन टू सॉल्व, यहाँ पे क्या है, ईच पैसेज कंसिस्ट 6 सेंटेंसेस PQRS। तो देखो सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंस को एक पूरा फॉर्म करना है, फुल फ्लेश्ड। सेंटेंस 1, सेंटेंस 6, इन दोनों के बीच में ये 4 आपको अरेंज करना है। सेम हमारा PQRS है, इसमें बस आपको इनिशियल स्टार्ट एंड फाइनल स्टार्ट भी दे दिया गया है, और बीच में आपको PQRS को अरेंज करना है, सिंपल सा जो हम अभी तक करते आए हैं। सो RPSQ तीनों से स्टार्ट हो रहा है, Q यहाँ पे 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले P और S को चेक करेंगे। ठीक है, तो P और S को हम स्टार्ट करेंगे P से। फॉर अ कमिट, देखो इन द मिडल, अगर हम इसको ना भी देखें ना S1 फॉर, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं S1 और S6 को ना भी देखूँ ना, तब भी आई कैन सॉल्व इट, बिकॉज सेंटेंस का बीच वाला पार्ट ऐसा नहीं कि वो डिपेंड करेगा पहले 6 फर्स्ट और लास्ट से, वो पहले भी हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं P और S से, ठीक है, तो फॉर अ कमिटी इज नॉट जस्ट अ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, और उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, क्यू ऑन हिम, इंडिविजुअल्स ऑन हिम, ये कुछ लॉजिक यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, फिर से शुरू करते हैं, पी वाला हटाते हैं, यहाँ पे एस से शुरू करते हैं। एज द मीटिंग ओपन, और देखो एज द मीटिंग ओपन ही डज ब्रिस्कली थ्रू अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑन हिम रेस्ट, ये भी हमारा कोई सेंस नहीं बना रहा है। बच्चा क्या हमारा RSQP एंड QSRP, एक बार चेक कर लेते हैं, ये QSRP, तो ऑन हिम रेस्ट of the responsibility of success or failure of the committee। उसके बाद हमारा क्या है, एस, कमिटी का फेलियर उस पर डिपेंड करेगा। एज द मीटिंग ओपन्स ही रन्स ब्रिस्कली थ्रू अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज के बाद हमारा क्या आता है, आर, वाइल ही इज हैपनिंग वी हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गेट फील ऑफ दिस कमिटी। यहाँ तक का भी सही है, अभी तक सही है, मतलब ये हमारा सही है, बट वी कैन मूव फर्दर। फॉर अ कमिटी इज नॉट जस्ट मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, from the moment its member meet, it begins to have a short, nebulous life of its own। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ फोर्स ऑफ एग्जिस्ट बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स। ठीक है, एक फोर्स है जो सबके लिए एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली इट इज वेरी स्मॉल, बट when the one of the bodies in a planet like earth, the force is considerable। okay, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद S1 के बाद P से शुरू होना लॉजिकल सेंस बनाता है, तो या तो हमारा B होगा या A होगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको, और अभी इससे अच्छे भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। नाउ मूविंग टू द P वाला हमने एक बार देख लिया, अब इन द यूनिवर्स, उसके बाद Q से देख लो, क्योंकि दो ही हैं तो दोनों के बार देख लेते हैं। इन द यूनिवर्स इट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड, तो ये हमारा लॉजिकली थोड़ा और अच्छा सेंस बना रहा है कि इन्वेस्टिगेट किया है तभी तो पता चला होगा, तो इन्वेस्टिगेटेड क्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर क्यू से स्टार्ट किया तो हमें एस से भी देखना पड़ेगा, तो यानी क्यू एस तो यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। अब रहना है आर के बाद हमारा पी आएगा या नहीं आएगा, तो आर क्या है, एवरीथिंग ऑन नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज अट्रैक्टेड बाय द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ये नहीं होगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं, क्यू एस पी आर देखते हैं। ठीक है, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी, नॉर्मली इट इज वेरी स्मॉल, बट when the bodies like earth are considerable, everything on the near the surface of the earth attracted by the mass of the earth, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फर्दर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये कुछ आप प्रैक्टिस करना, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, आपको एक पैरा दिया रहेगा, उसमें आपको अरेंज करने होंगे, फॉर्म करना होगा पूरा पैरा को बीच बीच से उठा के। तो कैसे करना है चलो बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये डायरेक्शन क्या है इसमें, टुडे most businessmen are worried about to begin with their
आर नॉट यूज टू कंप्लीशन इन द पास्ट दे सोल्ड वॉट एवर। अब देखो वन यहाँ पे दिखा, अब वन पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे मैंने फॉर्म कर दिया आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखो वॉट एवर इट प्रोड्यूस्ड, ही प्रोड्यूस्ड, दे प्रोड्यूस्ड, वी प्रोड्यूस्ड, इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। सो देखो वॉट एवर के साथ क्या आता है, दे आता है, वॉट एवर दे प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज यहाँ पे सेकंड, बट वॉट एवर दे प्रोड्यूस्ड प्राइसेस दे चूज बट आफ्टर इंक्रीजिंग कंपटीशन, तो यहाँ पे आफ्टर हो सकता है क्या, बट विथ इंक्रीजिंग कंपटीशन, विथ इंक्रीजिंग कंपटीशन होगा, ओके। विथ इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर बिगेन टू एंड चूज। अब देखो टू चूज, अब थर्ड वाला क्या है, बाय टेक पिक वांट, कस्टमर बिगेन टू पिक एंड चूज, पिक एंड चूज होगा, बिकॉज पिक एंड चूज क्या होता है हमारा, पिक करते हैं चूज करते हैं, टेक एंड चूज नहीं होगा, बाय एंड चूज नहीं होगा, क्योंकि बाय कर लिया तो चूज क्यों करेगा, वांट होगा तो चूज नहीं करेगा, टेक कर लेगा तो चूज नहीं करेगा, पिक करेगा फिर चूज करेगा ना, तो चूज यहाँ पे पिक एंड चूज। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट सडनली बिकम, फोर्थ, फोर्थ वाला ऑप्शन में क्या है, फोर्थ क्या है, बिकम हार्डली अवेलेबल एंड दैट एट चीपर, इजिली अवेलेबल, फ्रीक्वेंटली अवेलेबल, तो यहाँ पे हार्डली हो सकता है। हार्डली क्यों होगा, एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ लेते हैं, एंड चूज इम्पोर्ट सडनली बिकम increasing competition customer began to pick and choose, import suddenly became frequent, hardly became easily available होगा, एंड दैट एट चीपर, ठीक है। अगर पिक एंड चूज कर रहे हैं तो अगर लॉजिकली भी सोचे पिक एंड चूज करेंगे तो उनको इजिली कस्टमर का क्या होगा, इजिली चीपर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्शन टू सॉल्व, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट राइट आउट बाय योर ओन। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कॉम्प्रीहेंशन आई गेस। कॉम्प्रीहेंशन में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन यू हैव टू रीड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। अगर आप क्वेश्चन अगर एक बार रीड कर लोगे देन यू डोंट हैव टू विजिट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे देखो, द वर्ड कमांड मॉड्यूल यूज ट्वाइस इन द गिवन पैसेज इंडिकेट्स परहैप्स दैट इट डील्स विद, अभी किससे डील करेगा वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो पैरा रीड करते हैं, हमें बताना क्या है, कमांड मॉड्यूल यूज दो बार यूज हुआ है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एन अलार्मिंग जर्नी एंड कमांडिंग सिचुएशन, अ जर्नी इनटू आउटर स्पेस, अ फ्राइटफुल बैटल। सो लेट्स रीड इट आउट। आई फेल्ट द वॉल ऑफ द टनल शिवर, द मास्टर अलार्म सबसिक्वेंट स्क्विल्ड, स्क्विल्ड इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना इसका क्या होगा, स्क्विल्ड, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो ईदर। Though my earphones almost simultaneously, Jack yelled down to me that there was a warning light on, fleeting out spectacular sign snapped into answers out of view. The snow, the shower of the debris, the moon looming close, and big and dazzling sunshine for how once unfiltered by layers of air. The last 12 hours re-entry were particular bone-chilling. During this period, I had to go command module to command module even after a ferry re-entry splashing down 81-degree water in South Pacific. We could still see our frosty breath inside the command module. So यहाँ पे command module क्या क्या हो सकता है, दो बार यहाँ पे यूज हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड आई हैड टू गो, वो जा रहा है ना, एन अलार्मिंग जर्नी एंड कमांडिंग सिचुएशन, ये तो ऑलरेडी कमांडिंग है तो कमांडिंग सिचुएशन नहीं है, अब फ्राइटफुल बैटल भी नहीं होगा, अ जर्नी इनटू आउटर स्पेस हो सकता है, और यही है अभी, बिकॉज द लास्ट 12 आवर्स बिफोर द री एंट्री, वो एंटर कर रहा है कहीं पे, तो एंटर कर रहा है तो कहीं पे एंटर करेगा तो आउटर स्पेस में एंटर किया, सो दैट्स हाउ वी हैव कंक्लूडेड मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल हमारा किससे डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, अ जर्नी इनटू आउटर स्पेस, बिकॉज यहाँ पे एंट्री की बात हो रही है, तो एंट्री वो
एक अलार्मिंग जर्नी पे नहीं लेगा, वो एंट्री ले रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू एनालाइज इट, अ जर्नी इनटू आउटर स्पेस हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज which one of the following reasons would one consider as more possible for the warning lights to be on, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है warning lights to be on, हमें रीजन बताना है इसका। सो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं which one of the following reason one should consider as a possible for warning lights to be on। अब फिर से देखो यहाँ पे पढ़ते हैं द मास्टर अलार्म सबसीक्वेंट थ्रू माई ईयरफोन्स ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस जैक किल्ड वार्निंग। यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है रीजन फॉर द वार्निंग लाइट्स। पहले सबसे वार्निंग लाइट्स देखो कहाँ पे है, ये है वार्निंग लाइट, ठीक है। अब इसके आसपास का ऊपर नीचे का दो लाइन पढ़ो। जैक येल्ड डाउन द टू मी दैट देयर वाज अ वार्निंग लाइट ऑन प्लेटिंग बट स्पेक्टिकुलर साइट स्निप्ड स्नो सनशाइन एंड फिल्टर्ड लेयर्स, ठीक है। सो the last 12 hours re-entry particularly chilling during the period and even after। so देखो यहाँ पे there was a shower of debris, Jack was yelling, ये नहीं होगा। which one of the following reasons would be considered as a more possible for the warning lights to be on, to be on। यहाँ पे होगा the catastrophe was imminent, ठीक है। तो that's how you have to solve, option number C is the correct option। next is the statement that the dazzling sunshine was for once unfiltered by layers of air means, layers of air हमने यहाँ कहीं पे पढ़ा था अभी, ठीक है। so layers of air, ये layers of air for once unfiltered by layers of air। अभी पूछा क्या इसने, the statement was dazzling sunshine was layer for air means, इसका मतलब क्या है, तो इसका हमें मतलब बताना है। the sun was very hot, there was no strong wind, that their air was unpolluted, once unfiltered by layers of air means, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। देखो was for unfiltered by layers, यहाँ पे कोई इसका स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि मतलब इसके आगे कोई सेंटेंस यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो we'll just take none of the above। नाउ आई हैव गिवन अनदर पैसेज ऑल्सो, सो इसको रीड आउट करना और वीडियो को पॉज करके ये जस्ट सी कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। इसका आंसर यू कैन जस्ट एड योर सेल्फ इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू आंसर्स। यहाँ पे नहीं बताऊंगा बिकॉज यहाँ पे बता दिया तो यू कैन जस्ट अगर मैंने साथ में सॉल्व कर दिया सो व्हाट द बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व इट। अगर ऑप्शन कमेंट कर दोगे सो आई विल जस्ट कमेंट रिप्लाई कि यहाँ पे आपका सही था आंसर या नहीं था। Next is direction to solve. Given out of four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word of sentence. Extreme old age when a man behaves like a fool। ये वाले बहुत ही अच्छे, मतलब इसमें मतलब अच्छा था करने में, मतलब it is fun to do these type of questions because इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको इन सब का मीनिंग का एक वर्ड बताना होता है, मतलब इसको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं। तो एक वर्ड में इसको हम क्या बोल सकते हैं, गिवन वर्ड ऑफ सेंटेंस, फोर अल्टरनेटिव्स गिवन। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, सुपर एनोटेशन डॉटेज सेनिलिटी इम्बेलिसिटी, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा डॉटेज। ये कुछ मतलब आपको इसमें लॉजिक नहीं लगाना, इफ यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। अब तो वो कैब आपकी यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसका हमें क्या बोलते हैं, डॉटेज। और यहाँ पे देखो एज से रिलेटेड है, अगर आपको टिक भी करना था, अगर आपको यहाँ पे गैस भी करना था तो एज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है, तो डॉटेज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट ना किया जा सके। अन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का जो मीनिंग बताओगे कि इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इंटेंजिबल का मीनिंग आप मुझे बताओगे। अब देखो इनकरेक्ट, जो करेक्ट ना किया जा सकता है। अब करेक्ट से यहाँ पे देखो कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ करेक्ट जैसा यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, बस ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ के यू कैन ट्राई दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स। यहाँ पे आपको जो वर्ड यहाँ पे गिवन हो, जो हाईलाइटेड वर्ड हो, जो आपको मेन की कॉन्सेप्ट वाले कीवर्ड्स हो, उसको आपको ढूंढना है यहाँ पे
अपने वर्ड्स में, कहीं में बीच में कहीं पे छुपा हुआ हो सकता है, कहीं पे साइड में, लेफ्ट में, राइट में, तो वहाँ पे आपको देखना है, उसको पिक कर लेना है, दैट विल बी श्योरली 70 to 80% टाइम्स विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। एंशियंट सोसाइटीज को अगर हमें स्टडी करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो नहीं होगा, ठीक है, सोसाइटीज, आर्कियोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया, वी ऑल नो, ठीक है, तो आर्कियोलॉजी, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज ऑफ रीजनिंग पावर, रीजनिंग पावर, सो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल, एक्सपर्ट्स, नो लिटरेट, लिटरेट तो पढ़ा लिखा होगा, तो रीजनिंग का यहाँ पे सेंस बनता है? नहीं बनता, इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज इंसिस्ट ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्न द मैनी, ठीक है, अ स्टेट इन विच कुछ लोग बहुत सारे लोगों को गवर्न करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, और ओलिगार्की, प्लोटिकरी, ऑटो, अटॉर्की, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इफ यू करेक्ट इट, करेक्ट आउट, मोनार्की होगा, ओलिगार्की होगा, प्लोटार्की होगा, या ओटार्की होगा, क्या होगा? ठीक है, सो यहाँ पे यू हैव जस्ट कमेंटेड डाउन कि यहाँ पे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट इज, दीज आर द सम मोर, नेक्स्ट इज सम प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। हाँ, ये आ गया हमारा इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। सो इसमें क्या करना है? टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका हमें मीनिंग बताना है। सो व्हाट विल बी द मीनिंग? सो इसका मीनिंग हमारा क्या होगा? टू कन्फेस विदाउट रिवर्स, टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? टू बी इन अ गुड मूड। नेक्स्ट इज टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टू कैच अ डेंजरस पर्सन। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब है पॉजिटिव वे में हमें लेना है इसको, तो पॉजिटिव में क्या होगा? टू एम्फेसाइज। नेक्स्ट इज टू हैव एन एक्स और टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स टू प्राइवेट, अ प्राइवेट एंड टू सर्व। टू क्राई वॉल्फ, टू क्राई वॉल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा हमें इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा, टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है। तो हमारे क्या आता है? डायरेक्शन टू सॉल्व एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने ऑलरेडी आपको अभी फॉर्मूला सब कुछ बता दिया है। तो अगर हमें पूछा जाए आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? पहले सबसे पहले हमें बाय ढूंढना है, तो कहीं पे बाय है क्या? बाय यहाँ पे किसी में नहीं है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। तो आपको देखना है ड्राइविंग, ड्राइविंग अगर आईएनजी फॉर्म है तो हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ बीइंग का यूज नहीं हुआ है वहाँ वहाँ उसको हटा सकते हो आप। तो आफ्टर हैड बीन ड्राइविंग, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड डी हट सकता है क्या? ऑप्शन नंबर सी एंड डी हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आईएनजी फॉर्म हुआ है तो आईएनजी के साथ हमारा पैसिव वॉइस में बीइंग लगता ही लगता है, ठीक है। सो आईएनजी हट के यहाँ पे बीइंग लगेगा, और ड्राइविंग का क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे बीइंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और किसी में ये चीज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट इज आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। अब टेकिंग है ना, तो टेकन हो जाएगा, टेकन हुआ, ये दोनों में से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और उसके बाद बीइंग, ये इसके बाद बीइंग टेकन इसमें भी है, तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में करेक्ट हो, ये नहीं होगा वॉज टेकन, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन बाय माय सिस्टर, और यहाँ पे बाय माय सिस्टर है, बीइंग टेकन आई रिमेंबर माई सेल्फ, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, क्रिएटिंग, ठीक है, हु इज क्रिएटिंग, इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बदल देंगे? पास्ट में। पास्ट में इसके साथ हमारा क्या लगेगा? हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, द मैस। तो यहाँ पे देखो बाय हूम आएगा, क्या आएगा? हु ये नहीं आएगा पहले, सबसे तो बाय लगेगा इसमें, ठीक है, बाय होम आएगा, यहाँ तक का सही है। इसका हैज होगा क्या? इसका हैज नहीं हो सकता आई गेस, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बाय होम दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग होगा, बिकॉज इसके साथ हमारा क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, बाय होम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, नहीं नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे गलत होगा, ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। बाय होम इज दिस मेस, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे बाय होम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन होता है वो किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इज बीइंग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा अफर्मेटिव वे में चला जा रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट इज
They greet me cheerfully very every morning. So this is your homework question. This is also your homework question. Next is डायरेक्शन टू सॉल्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या देखना था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें देखना था कि ही सेड दैट होगा, ही टोल्ड दैट होगा, ही कामली, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है ना, कामली कामली करके. सो इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शेल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस. सो ही वॉन्ट, अब देखो यहाँ पे शूट करना है ना उसको, मतलब शूट करेगा वो. सो क्या करेगा? वॉर्न करेगा या फिर वॉर्न ही करेगा. ठीक है, अगर वो किसी को धमकी दे रहा है तो क्या कर रहा है? वॉर्न तो कर रहा है. तो देखो वॉर्न तो कर रहा है, बट यहाँ पे वॉर्न के आपको दिख रहे होंगे दो ऑप्शंस, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में आपका एक करेक्ट ऑप्शन है. तो ही वॉन्ट हर. अब यहाँ पे देखो टू शूट, ही वॉन्ट, बट यहाँ पे काम वॉइस में किया है ना, तो काम भी तो ऐड होगा, इसको तो हम नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते. हमें सेंटेंस को, मीनिंग को नहीं चेंज करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो देखा, यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है. देन यू हैव टू पुट योर फॉर्मूला बेसिक, कि यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए. अगर आपका चेंज हुआ है, अगर मिल जाता है और हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है, देन यू कैन जस्ट आंसर इट आउट. आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड. ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड. तो मैंने उससे बोला कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आई सेड टू हिम, यहाँ तक सही है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड. तो दिस इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका थर्ड, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी. तो दैट्स योर होमवर्क क्वेश्चन. ही सेड हिज टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी. सो वो पापा से कह रहा है कि मेरे पॉकेट मनी को बढ़ा दो. सो ही टोल्ड हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई. अब देखा प्लीज का हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्टेड. प्लीज किस में चेंज होता है? रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड कहाँ पे यूज हुआ है? यहाँ पे हुआ है. तो दैट्स हाउ हमारा रिक्वेस्टेड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी. प्लीज किस में चेंज होता है? रिक्वेस्टेड में. इंक्वायरी आस्क किस में हो जाता है? हमारा आस्क्ड, जैसे कि, और हमारा कोई क्वेश्चन हो जाता है तो वहाँ पे वेदर का यूज हो जाता है. कोई क्वेरी होती है तो ही आस्क्ड हो जाता है. दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज. यहाँ पे क्या है? शी सेड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड. सो ही क्या हो जाएगा? ही सेड दैट. अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है? इसको इसको हमें डायरेक्ट वे में चेंज करना है. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शी सेड. शी सेड. अब यहाँ पे दैट हटके ये लग जाएगा. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और सॉरी कॉमा एंड कोलन जो ऊपर वाला लगता है कोलन के अंदर. तो ही सेड माई ब्रदर इज गेटिंग, वॉज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो हमारा इस में चेंज होगा, ये गलत हो जाएगा. इज गेटिंग मैरिड. ठीक है, तो दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. अब देखो, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स विच हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप फॉलोड बाय पेयर्स. अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सही लगेगा. सो ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ये इसलिए बिकॉज यू हैव टू सर्च व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवा एंड ओपेरा. ओपेरा आपको पता होगा बट डीवा का नहीं पता होगा. सो दैट्स अ होमवर्क क्वेश्चन. और आप जब एक सर्च करोगे तो आपको दो तीन वर्ड और मिलेंगे, तो आपके वहाँ से प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो जाएगी. मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ग्रेन एंड सॉल्ट. ग्रेन एंड सॉल्ट, हमारा सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट के ग्रेन्स होते हैं. और यहाँ पे हमें अभी रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक अगर ग्रेन सॉल्ट से रिलेटेड है, तो जो हमारा शेड होगा वो वुड से क्या रिलेट कर रहा नहीं. बट यहाँ पे जो हम वो होता है ग्लास, उसको हम ग्लास के टुकड़ों को क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं. तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, ऐसे यहाँ पे पेन एंड सेडेटिव. अब यहाँ पे हमें बताना है कंफर्ट एंड स्टिमुलेट. क्या होगा इसका आंसर? हमें को कमेंट करना. नेक्स्ट इज लाइट एंड ब्लाइंड. अगर लाइट हमारा ब्लाइंड से कैरेक्टरिस्टिक कर रहा है, तो डम्प एंड स्पीच, ये कोई लॉजिक नहीं है. डम्प तो मतलब बेवकूफ टाइप का होता है, वो नहीं होगा. तो टंग साउंड, लैंग्वेज डेफ, वॉइस वाइब्रेशन. तो एक बार इसको करके देखते हैं. ठीक है, इसको एनालाइज करो अच्छे से. जैसे अगर लाइट से हम, मतलब लाइट और ब्लाइंड का अगर हम एक रिलेशनशिप, अगर हम मानते हैं एक इसको स्टोरी मानते हैं कि लाइट से क्या हुआ? ब्लाइंड हो गए. ठीक है, तो स्पीच से क्या डब हो सकता है? हाँ, हो सकता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. वैन कलर. वैन का अगर हम कलर बोल देते हैं, वैन कलर, सो हमारा कॉर्पुलेंट का वेट, इंसिपिड का फ्लेवर हो जाएगा. ठीक है, पॉर्क पिग, वी नो ऑल नो दैट कि पॉर्क को, पॉर्क जो हमारा होता है पिग के मीट को बोलते हैं. रोस्टर हमारा चिकन, ये नहीं होगा.
मटन शीप, मटन यानी शीप के मटन को, मतलब शीप के जो मतलब ईटिंग वाले पार्ट्स को होते हैं उसको हम मटन बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे मटन, ठीक है। तो दैट्स हाउ एनालॉजी वर्क्स। So thank you so much for today's session. You joined and you watched till the end, and these are the videos we have already uploaded. So if you didn't watch till now, you can just watch it and start your preparation journey. अभी बहुत टाइम है, सो यू कैन जस्ट वॉच इट अगेन एंड अगेन, एंड जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपको इसको देखना है बार बार। तो यू कैन जस्ट नॉट हैविंग, इफ यू एनी आइडिया अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड ये सारे आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, सो दैट आपका यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। एंड आफ्टर दिस वन मोर वीडियो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगी, विच इज दिस जो आप अभी देख रहे हो। तो ऐसे यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सो जस्ट वॉच इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब इफ यू डिडंट डिड येट। थैंक यू।